नमस्कार। मैं आपका दोस्त धनंजय। नोवेल कोरोना की सीरीज नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए कहानी के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूं। कहानी का शीर्षक है तिरस्कार या मजबूरी। तो आइए चलते हैं उस कहानी की। गोपाल किशन जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। गोपाल किशन जी कुछ साल पहले ही एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे। उसे बहुत प्यार करते थे, उसे अपने सीने से लगाए रहते थे। जी हाँ, उस कुत्ते का नाम रखा था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल किशन जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल, दोनों बेटा बहू ने उनसे दूरी बना ली और उनके पोते पोतियों को उनके पास ना जाने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्लू को मुंह में लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। अस्पताल वाले आएंगे तो मेरे लल्ला को भूखे ही ले जाएंगे क्या? अरे बहुत सुनती हो, तुम्हीं को कह रही हूँ। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया और बोली, ये लीजिए खाना का प्लेट, अब आप ही जाइए माँ जी, मैं तो जाने से रही। अब किशन जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही हाथ कांपने लगे। पैर मानो खूंटे से बांध दिया हो कोई। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बहू, कुछ भी हो पर पति तो तेरा ही ना है। मुंह बांध के चली जा। वो आजकल मार्केट में मिलता है ना, वो मास्क क्या कहते हैं, हाँ वो नाक ढकने वाला, मुंह ढक के
वही पहन ले तू और जा। मेरा लल्ला सुबह से ही भूखा है, जाके कुछ दे आ। सारा वार्तालाप गोपाल किशन जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई मत आओ। बेहतर इसी में है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है। गोपाल किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहता है। वो पदाधिकारी एम्बुलेंस से उतरता है और कहता है, हाँ तो चाचा जान, अगर आपका माया मोह खत्म हो गया हो तो अब अस्पताल की ओर प्रस्थान करें चाचा। गोपाल जी कुछ नहीं कहते। घर के दरवाजे पे आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते, छोटे छोटे पोता पोती को देखते, खिड़की से मास्क लगाए अपनी बहू को देखते। उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी दीवार के सहारे खड़े। इसी बीच उनके पोते और पोतियां कहती है, बाय दादाजी, बाय दादाजी, बाय, फिर मिलेंगे, बाय दादाजी, आप आओगे ना दादाजी। विचारों का तूफान गोपाल किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनके पोते पोती के द्वारा आने के शब्द उनकी कानों में गूंज रहे थे। हर क्षण उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने अब अलविदा कह दिया। गोपाल किशन जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और अपने मंद कदमों के साथ एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए और उस पदाधिकारी से कहते, चलिए अब, इसे तिरस्कार कहें या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा। उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया और गोपाल किशन जी के अस्पताल तक जा पहुंचा। गोपाल किशन जी को अस्पताल लाया गया। 14 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया गया और डॉक्टर की निगरानी में उन्हें टाइम टू टाइम ऑब्जर्व किया जाने लगा। उनकी सभी जांच सामान्य थी। 14 दिनों बाद उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट के बाहर उनका कोई अपना नहीं था। एक ही अपना था जिसे रोड से उठाकर लाया था, वही कुत्ता मार्शल। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, मानो एक की आंखों में गंगा तो दूसरी की आंखों में जमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक गोपाल जी उसी मार्शल के साथ दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। बहुत देर हो चुकी थी उनके बेटों को आने में। इससे पहले को दिखाई देते वो निकल चुके थे।
कुछ दिनों बाद उनके फ़ोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी अखबार में और लिखा गया, सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 40,000। तब मुझे ध्यान आया कि उनकी मानसिक पेंशन ठीक 40,000 था और वो 40,000 अपने परिवार के ऊपर हंसते हंसते लुटा दिया करते थे। एक बार गोपाल कृष्ण जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखिए। कल्पना कीजिए आपको कैसा एहसास हो। आपका सारा अहंकार, आपका सारा मनोयोग, आपका सारा मोह खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि कुछ पुण्य कर्म कीजिए, गरीब और भूखे लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक अपने हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं, आपने मेरी इस कहानी को इतनी देर तक गंभीरता से सुना। अगर आप इस कहानी को नहीं सुनते तो आप तक मेरी ये बात नहीं पहुंच पाती। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जूनियर धनुष के नाम से है। साथ ही साथ अगर इस कहानी में आपको कुछ गलत लगे या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। इन्हीं उम्मीद के साथ ठीक अगले दिन हम आपसे फिर रूबरू होंगे कुछ नए दिलचस्प बातों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का आभार।